सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हमने देखा था सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय। हमारे जेपीएससी के सिलेबस के पेपर 2 में जो भारत का भूगोल टॉपिक है उससे 4 टॉपिक पढ़ने को दिए गए हैं, जिसमें से पहला है सामान्य भूगोल, उसके बाद है भौतिक भूगोल, उसके बाद है आर्थिक भूगोल, फिर है सामाजिक एवं जनसांख्यिकी भूगोल। तो जिसमें से हमने सामान्य भूगोल पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हमने कल देखा था पिछले क्लास में कि तटीय सीमा से लगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो हमने देखा था गुजरात, जिसकी सीमा सबसे लंबी है, लंबी तटरेखा है सबसे लंबी। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में हमने देखा था लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर हमने देखा था भारत के महत्वपूर्ण चैनल, स्ट्रेट और खाड़ी, जिसमें हमने देखा था पिछले क्लास में 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, फिर ग्रेट या महान चैनल, उसके बाद पाक स्ट्रेट या जल डमरू मध्य, कोको स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी। सारे मैंने मैप से समझा दिया था आपको। इसके बाद आगे है चैनल और जल डमरू मध्य। देखते हैं इसको। चैनल यह स्ट्रेट से अलग होता है, जो पानी की 2 बड़ी वाटर बॉडी को जोड़ने का काम करता है, और यह स्ट्रेट से चौड़ा होता है। तो देखिए, ये मान लीजिए भूमि हो गया, और इसके बीच का जो समुद्री मार्ग जो बहुत ही चौड़ा है, इसी को चैनल कहा जाता है। और यही जो मार्ग है समुद्री मार्ग, अगर ये बहुत ही पतला अर्थात संकीर्ण हो जाए तो जल संधि होती है, या फिर जल डमरू मध्य या स्ट्रेट, जल डमरू मध्य या स्ट्रेट, जो बहुत ही पतली रास्ता होता है। और अगर चौड़ा हो गया तो वो चैनल, और पतला हो गया तो वो जल डमरू मध्य। तो देखिए, जल डमरू मध्य में वही लिखा है, प्राकृतिक रूप से निर्मित एक संकीर्ण अर्थात पतला जल मार्ग जो 2 बड़े जल निकायों को जोड़ता है। तो देखिए, इधर मान लीजिए लैंड हो गया, इधर भी लैंड हो गया, और यहाँ पे एक बीच में पतला रास्ता है पानी का, अर्थात समुद्री मार्ग, जिसे स्ट्रेट कहा जाता है। देखिए, ये जो पतला रास्ता है ये हो गया चैनल। ये बहुत ही पतला है, बीच में देखिए चैनल नहीं, जल डमरू मध्य या स्ट्रेट। और देखिए, ये बहुत ही चौड़ा रास्ता है, जिसके कारण ये इसे चैनल कहा जाएगा। ये है लैंड यहाँ, और इधर भी लैंड हो गया, और बीच में पानी का भाग जो बहुत ही चौड़ा जलमार्ग बनाता है, जिसे चैनल कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, ये है क्रीक। तो ये मान लीजिए कि भूमि है इतना, और ये जो समुद्र है, ये समुद्र का पानी इस भूमि को बहुत ही पतले क्षेत्र में काटता है, बहुत ही पतले, तो इसे क्रीक कहा जाएगा। उसके बाद अगर इससे थोड़ा चौड़ा, क्रीक से थोड़ा चौड़ा अगर काटे, पानी अंदर घुस जाए और इस ज़मीन के भाग को काट दे, तो इसे गल्फ कहा जाएगा, अर्थात खाड़ी। तो गल्फ हो गया क्रीक से बड़ी जलधारा जो भूमि को बड़े एरिया में काट देती है। और सबसे बड़ी गल्फ हो गई मैक्सिको की खाड़ी। हिंदी में दोनों का ही नाम खाड़ी है, बे का भी और गल्फ का भी खाड़ी। तो आपको ध्यान में रखना है कि गल्फ पूछा जा रहा है या बे पूछा जा रहा है। और बे किसे कहा जाएगा? जब समुद्र की जलधारा भूमि के एक बहुत ही बड़े एरिया को काट दे इस प्रकार, तो उसे बे कहा जाएगा। बंगाल की खाड़ी आपने देखा ही है, तो सबसे बड़ी खाड़ी कौन होगी? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो क्रीक जो है वो सबसे पतली, उसके बाद गल्फ, और उसके बाद बे। सबसे बड़ी बे बंगाल की खाड़ी, और सबसे बड़ी गल्फ मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की गल्फ या गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक था सामान्य भूगोल, वो ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक भूगोल, जिसमें हमें पढ़ना है भौगोलिक विस्तार, भारत का भौतिक प्रदेश,
उसके बाद भारत की भूगर्भिक संरचना, अफवाह तंत्र, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, वन्य जीव, वन संरक्षण, जलवायु। उसके बाद मानसून भारत की जलवायु का वर्गीकरण। तो ये सभी टॉपिक्स हमें भारत का भौतिक भूगोल में पढ़ना है। तो जो पहला टॉपिक है भौगोलिक विस्तार, ये हमने सामान्य परिचय में ही देख लिया। अब हम पहला टॉपिक देखेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना, उसके बाद हम देखेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। पहले आपको इसे समझना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे समझेंगे। तो भारत की भूगर्भिक संरचना समझने से पहले हमें समझना होगा कि पृथ्वी पहले थी क्या। तो पृथ्वी पहले दो हिस्सों में थी, एक पेंजिया और दूसरा पैंथलासा। जो ये भूमि है पहले एक ही भूमि हुआ करती थी, एक ही लैंड, जिसको पेंजिया कहा जाता था, और बाकी जो बचा वो पानी था, उसे पैंथलासा कहा जाता था। देखिए हमारा भारत इस जगह पे था, ये प्रायद्वीपीय भारत नीचे वाला इस जगह पे था, और यहाँ जो भूमध्य सागर है उससे ऊपरी वाला भाग ये अंगारा लैंड कहा जाता था, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। तो हमारा भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उसके बाद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसके द्वारा ये जो पेंजिया है वो टूटने लगा, और उसके बाद सारे महाद्वीप अलग अलग होने लगे। यहाँ पे देखिए पूरा अंगारा लैंड, उसके बाद इधर का पूरा ये गोंडवाना लैंड, और उसके बाद धीरे धीरे भारत हमारा यहाँ से यहाँ पे अंगारा लैंड की ओर जाने लगा, और उसके बाद भारत यहाँ पे जाने के बाद इस जगह हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अलग हुआ तो यहाँ पे जो सागर बना वो टेथिस सागर कहलाता था, टेथिस सागर। और ये टेथिस सागर जो कि यहाँ पे था, तो यहाँ से जब भारत गया तो इसके बाद यहाँ पे पहुँचने के बाद अंगारा लैंड से टकराने के बाद ये यहाँ पे हिमालय का निर्माण किया। तो अब देखिए भूगर्भिक संरचना, यहाँ पे भारत में भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया के अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ हुआ। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तब इस जगह भारत का यहाँ पे निर्माण हुआ। भारत को भूगर्भिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। तो भारत को भूगर्भिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला देखिए दक्षिण व प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे पुरानी है, लगभग 2400 मिलियन वर्ष पुरानी, 2400 नहीं 240 मिलियन वर्ष पुरानी दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद उत्तर की विशाल पर्वतमाला, जहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ, इसी को उत्तर की विशाल पर्वतमाला कहा जाता है। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है और अंगारा लैंड यहाँ मिलने के कारण दोनों का, उसके बाद यहाँ पे नदियाँ जो बहती हुई आई और इधर से भी जो नदियाँ बहती आई, ये यहाँ पे मैदान का निर्माण किया। भारत की ये नवीनतम संरचना है। इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप विशाल भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग था। तो हमने अभी देखा कि भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग था। देखिए इस जगह ये ऊपर वाला अंगारा और ये वाला गोंडवाना, तो यहाँ पे भारत था, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग था। करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित था। तो हमने देखा कि जो इंडियन प्लेट था वो भूमध्य रेखा के नीचे था, आकार में काफ़ी विशाल था एवं ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसी का हिस्सा था। यहाँ पे देखिए जो भारत है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, और ये जो है ये है ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी इसी का भाग है गोंडवाना लैंड का। तो भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। और इंडियन प्लेट ये जो है भूमध्य रेखा से नीचे था, मतलब दक्षिण में, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसी का हिस्सा था। उसके बाद आगे है भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर भारत को 3 खंडों में बांटा जाता है। तो कितने खंडों में? 3 खंड में। पहला कौन सा? प्रायद्वीपीय खंड, जो कि हमने पीछे पढ़ा, हिमालय व अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मैदान। तो ये वही है जो हमने यहाँ पे देखा, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर की विशाल पर्वतमाला और उत्तर का विशाल मैदान। तो पहले हम देखेंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। यह गोंडवाना लैंड का एक भाग है, ये हमने देखा। उसके बाद भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। तो हमारा जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है
वो विश्व के सबसे प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से निर्मित है जो लावा के ठंडे होने से बनी है। अब यह नीस एवं शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। तो आर्कन युग की चट्टान अर्थात जब हमारा पृथ्वी पहले जब गर्म था तो इसका जो ऊपरी भाग जिसे क्रस्ट कहा जाता है, जब ये धीरे धीरे ठंडा हुआ तो इन्हीं परतों को इन्हीं चट्टानों को आर्कियन युग की यहाँ चट्टानें कहा गया। ये जितने सारे युग और कल्प हैं वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, कल्प और महाकल्प और युग। तो हमारा जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, जिसका निर्माण कैसे हुआ? लावा के ठंडे होने के कारण, और जो अभी नीस एवं शिष्ट के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अब आगे प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों को 6 क्रम में बांटा गया है। तो इन 6 क्रमों को देखते हैं। पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और लास्ट दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानें। तो ये जो दोनों क्रम की है, फर्स्ट वाला आर्कियन और धारवाड़, ये दोनों आद्य महाकल्प के हैं, और कुडप्पा तथा विंध्य ये दोनों पुरान महाकल्प के हैं। उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें ये आर्यन महाकल्प की चट्टानें हैं। इन महाकल्पों का अर्थ है बहुत ही पुरानी, अर्थात हम करोड़ों वर्ष पहले बोल सकते हैं, करोड़ों वर्ष पहले की चट्टानें हैं ये सब। तो पहले हम देखेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में। तो ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं और इसका निर्माण कैसे हुआ? पृथ्वी के शीतलीकरण से, अर्थात पृथ्वी पहले तो गर्म था तो उसका जो ऊपरी वाला भाग है क्रस्ट, इसके ठंडे होने के बाद इस चट्टान का निर्माण हुआ। तो इसी को शीतलीकरण कहा जाता है। तो इन चट्टानों का निर्माण, आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के शीतलीकरण से हुआ है और इसमें ग्रेनाइट तथा नीस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। गहराई में प्राप्त होने एवं जटिल मिश्रण होने के कारण इनका आर्थिक महत्व कम है। तो ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं उनमें जो खनिज पाए जाते हैं बहुत ही मिक्सिंग में पाए जाते हैं, जिसको निकाल के अलग करना बहुत ही कठिन होता है, अर्थात इसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है, जिस कारण से इसका जो आर्थिक महत्व है वो कम है। और इसमें हॉर्न ब्लेड और पिंच ब्लेड पाया जाता है। ये 2/3 भाग पर प्राप्त होती है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये लावा के जमने से हुई है। तो जब लावा होगा तो इसमें जीवाश्म कैसे पाया जाएगा? लावा बहुत ही गर्म होता है, जिसके कारण सारे जितने भी जीवाश्म होंगे सारे गल गए होंगे जल के, तो जिस कारण इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म रहित होते हैं ये। तो देखिए हम इसे मैप से समझ लेते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए जो हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला यहाँ से पूरा इधर ये बीच में छोड़ के, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, ये इसको भी पूरा लेके और कुछ मात्रा में इधर और यहाँ पे, तो इधर हो गई आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार। अब आगे दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसका आर्थिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें बहुत सारे खनिज जैसे लोहा अयस्क, सोना, तांबा, चांदी, मैग्नीज जैसे महत्वपूर्ण खनिज इसमें पाए जाते हैं। तो पहले देखते हैं, ये है प्रथम अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें अर्थात परतदार चट्टानें। तो अवसादी चट्टान किन्हें कहा जाएगा? जब छोटी छोटी जो चट्टानें होती हैं वो किसी स्थान पर जब जमा हो जाती हैं और बाद में दबाव या फिर रासायनिक प्रतिक्रिया या फिर अन्य कारकों से ठोस रूप में निर्मित हो जाती है, तो उसे ही अवसादी चट्टान कहा जाता है। और ये आर्कियन चट्टानों के अपरदन और अपक्षयन से बनती है। तो पीछे हमने पढ़ा आर्कियन चट्टानों के बारे में, तो उन्हीं चट्टानों के कारण ये चट्टानें बनती है, उनके अपरदन से और अपक्षयन से। अब देखिए अपरदन मतलब क्या होता है? तो अपरदन जो होता है वो वायु, जल या फिर हिम के द्वारा होता है। जब जो आर्कियन चट्टान है उनमें कई सालों तक वर्षा का जल या फिर हवा के द्वारा क्षय होता है
अर्थात इन चट्टानों में जो टूट फूट क्षय होने लगती है परत पे परत, और वो कहीं जाके जमा होने लगते हैं। और इसके बाद अपक्षय, अपक्षय मतलब हो गया ये इन चट्टानों का टूटना, छोटे छोटे आकार में टूट गए ये और जाके यहीं पे जमा हो गए। तो जो ये जमा होता है यहीं पे ताप और दबाव के कारण ये इन चट्टानों का निर्माण होता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। उसके बाद आगे है भारत के लगभग 98% धात्विक खनिज इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। उसके बाद कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के नाम पर इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानी रखा गया है। तो इन चट्टानों का विस्तार सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक के धारवाड़ जिले में है, इसी कारण इसका नाम जो ये है धारवाड़ रखा गया। और इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये आर्कियन क्रम के चट्टानों से बने होते हैं, इसी कारण इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं तथा आर्कियन क्रम के चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों का विस्तार इस जगह पे, इस जगह पे। और हमारे झारखंड में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो कि पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावा अर्थात कोल्हान प्रमंडल में पाया जाता है। ये हमने झारखंड ज्योग्राफी में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट है कुडप्पा क्रम की चट्टानी। तो इनमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और खनिज इसमें क्या क्या होता है, संगमरमर, चूना पत्थर, बलवा पत्थर, एस्बेस्टस, स्लेट, क्वार्टजाइट और निम्न गुणवत्ता वाले लॉयस्क। तो इसमें संगमरमर, चूना पत्थर, बलवा पत्थर ये सब खनिज पाए जाते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों में। और आंध्र प्रदेश का कुडप्पा क्षेत्र जहाँ पे इस प्रकार की चट्टानें बहुत ज़्यादा ही पाई जाती है, इसी कारण इन चट्टानों का नाम कुडप्पा क्रम की चट्टानी रखा गया है। और ये इसका जो विस्तार है वो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा घाटी क्षेत्र में और नल्लामलाई पहाड़ी क्षेत्र में। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया कुडप्पा क्रम की चट्टानें, और यहाँ पे भी है थोड़ी मात्रा में ये सब कुडप्पा क्रम की चट्टानें। उसके बाद अगला है विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो ये जीवाश्म मुक्त प्रथम अवसादी चट्टानें हैं। और इनमें जो खनिज है वो चूना पत्थर, बलवा पत्थर, फिर डोलोमाइट और हीरे आदि पाए जाते हैं। और हीरो के लिए फेमस जगह जो है वो है पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है। तो देखिए भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला ये है विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार यहाँ पे, जो कि बिहार और यहाँ पे झारखंड के पलामू में भी विस्तारित है। तो इन विंध्यन क्रम की चट्टानों में डोलोमाइट, चूना पत्थर और बलवा पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण से जो झारखंड का पलामू वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, यहाँ पे भी चूना पत्थर और बलवा पत्थर तथा डोलोमाइट अधिक मात्रा में पाया जाता है, डोलोमाइट। उसके बाद आगे है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो कार्बोनिफेरस युग से ये जुरासिक युग तक इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और इसमें सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। कितना, तो 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही पाया जाता है। और ये परतदार होती हैं, जिस कारण से कोयला को भी हम लोग जब तोड़ते हैं तो वो परत बाय परत निकलती है। और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि कोयला जो है वो जीवाश्म से ही बना हुआ है, कोयला। और इसे हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कोयला को। और काला हीरा भी कहा जाता है, काला हीरा, ब्लैक डायमंड। तो यहाँ देखिए भारत के मैप में ये जो है बीच वाला, यहाँ से लेके इधर तक गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। और यहाँ पे जो दामोदर नदी का तलछटी एरिया है, यहाँ भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र के बीच में, और कुछ मात्रा में यहाँ पे भी। अब आगे है दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानें। तो ट्रैप का मतलब क्या होता है, सीढ़ीनुमा, ऐसे। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, बेसाल्ट युक्त लावा के सीढ़ीनुमा संरचना के जमने से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। क्रिटेशियस कल्प में निर्माण हुआ है इसका। और कल्प बोला जाए तो क्रिटेशियस कल्प।
और किसके कारण? बेसाल्ट युक्त लावा के जमने के कारण दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार हुआ एवं 5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया। तो हमारा जो भारत का मैप है इस प्रकार, ये जो दक्षिण भारत वाला है यहाँ पे है विदर्भ। तो हमारा भारत जब अंगारा लैंड से यहाँ पे टकराया था उससे पहले यहाँ समुद्र में ज्वालामुखी थी जो कि इस एरिया से टकरा गई और यहाँ पे जब ज्वालामुखी फूटा तो यहाँ से जो लावा निकला उसका उद्गार होके ये पूरा विस्तारित हो गया और कितने के किलोमीटर एरिया तक? 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक फैल गया और ये जाके इधर छोटा नागपुर पठार में भी फैला और आगे जाके इधर मेघालय में भी। तो दक्कन ट्रैप क्रम के चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट युक्त लावा के संरचना के जमने के कारण हुआ है। और इसके बाद आगे लिखा है राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे पहले ही जुरासिक कल्प में हो चुका था। हमने याद किया था राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरासिक काल में, झारखंड ज्योग्राफी में पढ़ा था हमने। देखिए ये वाला जो एरिया है ये विदर्भ का है और यहाँ पे ये दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं जिसका विस्तार यहाँ भी है। उसके बाद आगे जाके इधर मेघालय में। मैप में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो हमने 6 प्रकार के चट्टानों के बारे में देखा। अब हम आगे देखेंगे उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। तो भारत की भूगर्भिक संरचना के 3 भाग थे जिसमें से हमने पहला पढ़ लिया दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अब हम कल पढ़ेंगे उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा भारत की भूगर्भिक संरचना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भारत का भौतिक प्रदेश और इसी प्रकार आगे की भी टॉपिक होती जाएंगी जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।